मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका एपीजे क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम सब ने पहले वीडियो में देखा था कि मैंने बताया था कि किस प्रकार के प्रश्न पेपर में आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। मैंने बताया था कि पेपर में जो लिखित परीक्षा होती है 70 नंबर का होता है, जिसमें से 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, बाकी 50 नंबर के वर्णांत प्रश्न होते हैं। ये सब हमने देख लिया है। बाकी जैसे कि मैंने बताया था कि हम राजनीति से शुरू करने वाली यानी राजनीति शास्त्र यानी राजनीति विज्ञान, जिसका इकाई 1 है, जो चैप्टर इकाई 3 का भाग है। इकाई 1 सत्ता की साझेदारी राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है या क्या होता है सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र, जैसा कि हम सबको पता है हमारे भारत ने लोकतंत्र अपनाया है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होना जरूरी है। तो क्यों है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए हम सब देखते हैं अध्याय 1, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। इसे अंग्रेजी में कहते हैं पार्टनरशिप ऑफ पावर। इसे हम विषय वस्तु को देख लेते हैं। हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है एक दृष्टि में। हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति पढ़ेंगे। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, बेल्जियम की समझदारी, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता, सत्ता की साझेदारी के रूप में। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति। तो बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप का, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है। अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है, जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले 1 करोड़ से अधिक है, यानी हरियाणा की जनसंख्या की आधा है। बेल्जियम की सीमा नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगती है। बेल्जियम की जनसंख्या से हरियाणा की जनसंख्या 2 गुनी है, यानी कह सकते हैं बेल्जियम की जनसंख्या हरियाणा की जनसंख्या की आधी है, या कह सकते हैं हरियाणा की जनसंख्या बेल्जियम की जनसंख्या से 2 गुनी है। आइए अब आगे हम देखते हैं। तो ये पता चल गया है बेल्जियम की जनसंख्या हरियाणा की जनसंख्या से 2 गुनी। बेल्जियम के समाज की संरचना, जाति संरचना अत्यधिक जटिल है, यानी यहाँ कह सकते हैं बेल्जियम की यहाँ की सामाजिक संरचना अत्यधिक जटिल। बेल्जियम की कुल जनसंख्या का 59% भाग फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है और डच भाषा बोलता है, जबकि 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं तथा फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जो कि जर्मन भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। जैसे कि देखने से पता चल रहा है कि बेल्जियम की कुल जनसंख्या का 59% भाग फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है, जो कि डच भाषा बोलता है। बाकी 40% लोग जो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। 1% जर्मन बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें तो वहां पर 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, बाकी 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग बेल्जियम में तुलनात्मक रूप से अधिक समृद्ध और शक्तिशाली रहे हैं। आगे चलकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों ने इस बात को लेकर आक्रोश था, यानी हम कह सकते हैं कि वहां पर फ्रेंच बोलने वाले लोगों का परसेंटेज तो कम था, यानी संख्या कम थी, लेकिन ये लोग आर्थिक रूप से समृद्ध और शक्तिशाली रहे हैं। जबकि वही बेल्जियम में डच बोलने वालों की संख्या यानी परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन वहां पर शिक्षा का लाभ पाने वाले उनको शिक्षा का लाभ नहीं मिल रहा था। इस बात को लेकर उनके भीतर आक्रोश था। फलस्वरूप 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो कब उनके दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि शिक्षा का लाभ डच वालों को नहीं मिल रहा था, केवल फ्रेंच वालों को मिल रहा था, क्योंकि वो आर्थिक रूप से समृद्ध और शक्तिशाली थे। बाकी लोगों को यानी डच वालों को इसका लाभ नहीं मिल रहा था, इसलिए दोनों के बीच आपस में तनाव बढ़ने लगा 1950 और 60 के दशक में।
इन दोनों समुदायों के संघर्ष का सबसे भयंकर रूप ब्रुसेल्स में दिखा। जैसा कि हमने सबने पढ़ा है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक थे, किंतु धन और समृद्धि के मामले दुर्बल और अल्पमत में थे। यानी हम लोग देखते हैं यहाँ पर डच बोलने वालों का परसेंटेज 59% है, लेकिन वो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, वो दुर्बल हैं और अल्पमत में थे। जरा देखिए आप लोग, आपको सबको मैप दिख रहा होगा। बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र तो फ्लेमिश का दिख रहा होगा, ब्रुसेल्स, वेलोन और जर्मन भाषी। जैसा कि हम सबको पता है, जर्मन बोलने वाले 1% थे। ब्रुसेल्स की राजधानी का क्षेत्र दिख रहा है, वेलोन दिख रहा है आप सबको, फ्लेमिश, डच भाषी, जर्मन भाषी। एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है। किसी समाज में जाति या एथनिक, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, संदर्भ ऐसा सामाजिक विभाजन है जिसमें प्रत्येक समूह अपनी अपनी संस्कृति को पृथक मानता है। यानी जितने भी समूह होते हैं वो अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानते हैं। किसी भी जाति समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनका उद्भव समान पूर्वजों से हुआ है, इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। परंतु यह आवश्यक नहीं कि ऐसे समूह सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हो या उनकी राष्ट्रीयता एक ही हो। तो मुझे आशा आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। जरा हम लोग नीचे देखते हैं। एक लड़की है, उसके दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में सीधा सा समीकरण यह है कि सत्ता का बंटवारा, सत्ता के टुकड़े करना। सत्ता के टुकड़े करने से यानी देश को कमजोर करना। हम इस बात से शुरुआत क्यों कर रहे हैं? तो सत्ता के विभाजन से देश दुर्बल होगा, ऐसा विचार ठीक नहीं होगा। यथार्थ यह है, यानी सत्य यह है कि सत्ता के विभाजन करने से अर्थात सत्ता की साझेदारी से देश सुदृढ़ होता है। यूरोप का बेल्जियम नामक देश इसका उपयुक्त उदाहरण है। तो जैसा कि लोगों को लगता है कि देश का विभाजन होने से यानी सत्ता के विभाजन से देश दुर्बल होता, परंतु यह कहना यथार्थ नहीं। यानी सत्ता का विभाजन जब होता है तो इससे देश हमारा सुदृढ़ होता है, जिसका कि उपयुक्त उदाहरण हमें बेल्जियम देखने को मिल रहा है। हम बात करते हैं अब श्रीलंका की। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश श्रीलंका है, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी यानी 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर है। जैसा कि हम सब ने पढ़ा है, हरियाणा की जनसंख्या 2 करोड़ थी। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख जाति समूह सिन्हलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी जनसंख्या का कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, एक है श्रीलंकाई मूल के तमिल जो 13% है, दूसरा हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे और यहीं पर रह गए, यानी भारत लोगों की संतान है। वर्तमान उन जो लोग लाए गए थे उन लोगों की संतान है। तो यानी हम सब देखते हैं कि श्रीलंका में किनकी संख्या ज़्यादा थी, किसकी आबादी कुल ज़्यादा, तो सिन्हलियों की आबादी 74%, फिर तमिलों का नंबर दूसरे नंबर पर है, जिनकी आबादी 18% है। तमिलों में भी 2 समूह थे, श्रीलंकाई मूल के तमिल 13%, हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागान में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे, जो उन्हीं लोगों की संतान। वर्तमान में श्रीलंका के मानचित्र पर ध्यान दें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में बसे हैं। यदि हम श्रीलंका के मानचित्र को देखें तो हम लोगों को देखने पर पता चलेगा कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में बसे। अधिकतर सिन्हली भाषी लोग बौद्ध हैं, यानी सिन्हली भाषा बोलने वाले लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान हैं। तो जो सिन्हली बोलने वाले लोग वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और तमिल बोलने वालों में कुछ हिंदू हैं कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की जनसंख्या में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिन्हली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। ऐसी स्थिति में बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर
फ्रेंच भाषी जर्मन भाषी लोगों पर अपनी छाया थोप सकते थे। यानी अगर देखा जाए तो संख्या की दृष्टि से बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले लोगों का परसेंटेज ज़्यादा है, जबकि फ्रेंच और जर्मन बोलने वालों का परसेंट कम है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो डच बोलने वाले हैं वो अपनी इच्छाओं को इन दोनों पर थोप सकते थे। इनके इससे उनके बीच लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था कि इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष का अपना दावा ठोकते। यानी दोनों पक्ष दावा ठोकती। श्रीलंका में सिंहली जनसंख्या का बहुमत ज्यादा था और वे लोग देश में अपनी मनमानी चला सकते थे।